नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल सर्विस स्टडी यूपीएससी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पे आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ नई सीरीज़। हम इस सीरीज़ में उन टॉपिक्स का डिस्कशन करेंगे जिन टॉपिक का डिस्कशन हम हमारी डेली करंट अफेयर सीरीज़ में डिस्कस नहीं कर पाएंगे। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये जो टॉपिक मैं इस सीरीज़ में डिस्कस करूँगा वो कंपेरेटिवली काफ़ी बड़े होंगे, लेंथी होंगे थोड़े से। हम आपको पता होगा हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं उनको हम मैक्सिमम 20 मिनट्स के अंदर ख़त्म कर देते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती हैं उनको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं वहाँ पर। अगर इस टॉपिक को मैं वहाँ पर ऐड करूँगा तो आपका जो लेक्चर है वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए इस लेक्चर सीरीज़ में हम उन टॉपिक्स को ऐड करेंगे जो कंपैरेटिवली बड़े हैं और आपके दोनों ही यानी कि प्री प्लस मेंस है ना, दोनों ही पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस सीरीज़ में वो है आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। आप सभी को पता होगा एक गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लॉन्च किया है। ये जो आपके जीएस पेपर 2 मेंस के जीएस पेपर 2 के टॉपिक एजुकेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं उससे, और प्रीलिम्स परस्पेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्या हुआ है, रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव की है न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। ठीक है, इसका एम क्या है? इसका एम ये है जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर एजुकेशन का उसमें कुछ ना कुछ चेंज लेके आना। और इस एजुकेशन पॉलिसी में हर एक लेवल के एजुकेशन को ध्यान में रखा गया है। यानी कि सबसे पहले एजुकेशन आपके जो प्री स्कूल्स होते हैं ना, आंगनवाड़ी वगैरह, लोअर स्कूल्स वगैरह जो होते हैं, उन स्कूल को भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जो कि एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इसके पहले की एजुकेशन पॉलिसी में इस प्रकार का कोई भी प्रोविज़न नहीं था। ये प्रोविज़न रिसेंटली ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो स्कूल लेवल की जो एजुकेशन होती है ना, 12th तक की, उसको इसमें ऐड किया गया है। ठीक है, उसके बाद आपके कॉलेज लेवल की जो एजुकेशन है उसे भी इसमें ऐड किया गया है, उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए हैं। प्लस ये सब तो एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, प्लस कुछ फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी चेंजेस लेके आए गए हैं। ठीक है ना, एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। प्लस और क्या है, इसमें चेंजेस लेके आ गए हैं टीचर्स से रिलेटेड, कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं टीचर्स से रिलेटेड, उन्हें भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि वो क्या चेंजेस हैं। है ना, एजुकेशन पॉलिसी को अगर आपको लेके आए हैं ताकि एजुकेशन सिस्टम को आप बेहतर कर सकें, तो बिना टीचर के इन्वॉल्वमेंट के ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं टीचर, उनसे रिलेटेड भी काफ़ी चेंजेस लेके आए हैं। तो इन सबको हम बारी बारी एक एक करके डिस्कस करेंगे। और क्या चेंज आया है, इसके एक और इम्पॉर्टेंट चेंज आया है। आपको पता होगा आपकी एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री, है ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इस मिनिस्ट्री का नाम चेंज कर दिया है अब। ठीक है, इस मिनिस्ट्री का नाम क्या रख दिया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी हमारे बीच नहीं रही। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आ चुकी है। ठीक है ना, इसके मिनिस्टर्स वगैरह वही हैं, बस इसका नाम चेंज किया गया है। ठीक है, अब देखिए, ये पॉलिसी क्या पहली पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा? तो नहीं, इसके पहले भी गवर्नमेंट जो है 2 पॉलिसीज़ लेके आ चुकी है। इसके पहले पॉलिसी कब लेके आई थी? फर्स्ट जो इंडिया की पॉलिसी थी एजुकेशन से रिलेटेड वो आई थी 1968 में। ठीक है, उसके बाद आई थी 1986 में। ठीक है, अब ये जो पॉलिसी आई है वो कितने 34 ईयर्स के बाद आई है। ठीक है ना, तो ये काफ़ी ज़रूरी है, पॉलिसी में चेंज आना ज़रूरी था एजुकेशन के, क्योंकि हम अभी भी पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे थे। और आपको पता है अब एजुकेशन जो है कितनी बदल चुकी है ना, उसका लेवल बदल चुका है, डिजिटलाइजेशन आ चुका है। अब तो कॉलेजेस और स्कूल वगैरह भी जो है आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ही लग रहे हैं। तो चेंज लाना ज़रूरी था, हम कब तक पुरानी पॉलिसीज़ को फॉलो करते रहते हैं। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, और इसको पढ़कर मुझे रियल में लगा कि बहुत अच्छे चेंजेस लाए गए हैं। मतलब शुरुआत तो की गई है अच्छे चेंजेस की, अब देखते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छी प्रकार से होता है। बाकी पॉलिसी को तो अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, अब इस पॉलिसी का एम क्या है? देखिए, एम है इसका जो हर एक जगह पे आप लिख सकते हो इसको, कि इंडिया को रिबिल्ड करना कैसे एज अ ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। आपको पता होगा इंडिया को जो है विश्व गुरु का दर्जा दिया गया है ना, लेकिन हम कहीं ना कहीं जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है उसमें पिछड़ रहे हैं दूसरे देशों के मुकाबले, तो उसे बेटर करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है ना, जो इंडिया के जो इथोस है ना, जो हमारे एथिक्स हैं, जो कल्चर है हमारा, उसको डीप रूट किया जाए बच्चों के अंदर। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, और एक ऐसी मतलब कि इस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए कि बच्चा जो है
कॉम्पिटिट कर सके सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर के स्टूडेंट के साथ भी, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ कोशिश की गई है इस पॉलिसी में, ठीक है। अब कुछ बैकग्राउंड इस पॉलिसी का क्या बैकग्राउंड है कि देखिए, जब भी कोई नई पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया में आता है ना, तो उसके लिए कहीं ना कोई कमीशन या कमेटी का गठन किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, कमेटी और कमीशन आया ना, तो आपको मुझे डिफरेंस बताना है, ठीक है, इन चीज़ों में कि कमेटी क्या होती है और फिर कमीशन क्या होता है ना। और कमेटी, कमीशन, इन दोनों में आपको मुझे डिफरेंस बताना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कमेटी और कमीशन में क्या डिफरेंस होता है। तो एक कमीशन गठित की गई थी, किसकी अध्यक्षता में? तो जो हमारे फॉर्मर इसरो के चीफ हैं के कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है दिसंबर 2018 के आखिरी में दे दी थी और इन्हीं की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इस पॉलिसी को लेकर आया गया है, ठीक है। अब देखिए, इस पॉलिसी को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम इंडिया में डिस्कस कर लेते हैं कि उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, और क्या क्या एक्ट्स हैं जो इससे डील करते हैं। तो इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 है जो कि डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज से, ठीक है ना। कुछ पॉलिसीज मेंशन की गई हैं, गवर्नमेंट के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं कि आपको कुछ ना कुछ पॉलिसीज लेके आनी है। उसी के अंडर आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39 में एजुकेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। क्या प्रोविजन, उसमें क्या बोला गया है? तो देखिए, उसमें बोला गया है कि स्टेट फंडेड, है ना, आपको एजुकेशन सिस्टम को इंडिया में डेवलप करना है, ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाने हैं जो कि स्टेट फंडेड हो एज वेल एज। अब आपने स्टेट फंडेड बना तो दिए, लेकिन ऐसा ना हो कि वो हर एक व्यक्ति उसको एक्सेस ही ना कर पाए। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए, ये एक बड़ा सा आईआईटी बना दिया, इसकी फ़ीस काफ़ी हाई रख दी है आपने, ठीक है, और ये शहर गाँव से काफ़ी दूर पर है ना। तो जो गाँव से बच्चे हैं वो यहाँ पे आ नहीं सकते हैं पढ़ने के लिए, और क्या है, फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है, तो जो गरीब व्यक्ति है वो वैसे ही नहीं पढ़ पा रहा है। आपने कंपटीशन काफ़ी हाई कर दिया है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, है ना, कि एक्सेसिबल होनी चाहिए एजुकेशन सभी के लिए, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमने, आपको पता होगा, हम लेके आए थे एक गवर्नमेंट राइट टू लाइफ में आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट भी बताया गया है, ठीक है। वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए क्या हुआ और क्या हुआ है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को डिस्कस करें तो आपको पता होगा, पहले जो एजुकेशन था वो पहले हुआ करता था स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन फिर क्या किया गया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब आया था, 1976 में, ठीक है ना। इस एक्ट के थ्रू एजुकेशन को उठाकर स्टेट सब्जेक्ट से उठाकर किस में डाल दिया गया, कंकरेंट सब्जेक्ट में। यानी कि अब इसके ऊपर जो भी एक्ट वगैरह या फिर जो भी कानून बनाने का अधिकार होगा वो दोनों के पास होगा। यानी कि सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। सेंटर कानून बना के स्टेट को दे देगा, स्टेट अपने अकॉर्डिंग उनको फॉलो करेगा, ठीक है। तो इसको उठा के कंकरेंट लिस्ट में डाल दिया गया, ओके। फिर क्या, देखिए, फिर आपको मैंने बताया जैसे कि 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया था। कब किया गया था, 2002 में। इसके थ्रू राइट टू एजुकेशन, है ना, राइट टू एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया था और आर्टिकल 21A को ऐड किया गया था, ठीक है। फिर हम एक एक्ट लेके आए थे 2009 में। 2009 में हम एक एक्ट लेके आए थे जहां पे हमने राइट टू एजुकेशन को ऐड किया था। इस एक्ट में हमने क्या बोला था कि हमने बोला था 6 साल के बच्चों से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न डाला गया था कि इतने साल जो बच्चे इस एज ग्रुप में लाइक करते हैं उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करवाना कंपलसरी होगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई थी, इसे फंडामेंटल राइट बना दिया गया था, ठीक है, ठीक है। इससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ इनिशिएटिव भी लिए हैं, कुछ ना कुछ एक्ट वगैरह या फिर मिशन स्कीम वगैरह गवर्नमेंट लॉन्च करती रहती है। आपको सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पता होगा, मिड डे मील स्कीम पता होगा, बच्चों को प्रमोट किया गया है, जो गरीब वर्ग से बिलोंग करते हैं, कि आप स्कूल जाएं तो वहाँ पे आपको खाना भी मिलेगा, ठीक है ना। 2 टाइम के खाने की बात की गई है इसमें, ठीक है ना। फिर नवोदय विद्यालय हैं जो कि काफ़ी सस्ती फीस में और काफ़ी अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। ऐसे कुछ केंद्रीय विद्यालय हैं ऑल इंडिया लेवल पर, ठीक है ना। आईटी, है ना, ये भी ऐड किया गया था कब जब आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी इससे पहले 1986 में, उसमें आईटी एजुकेशन को ऐड किया गया था, ठीक है। आपको ये बातें याद रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं हम हमारी एजुकेशन पॉलिसी की तरफ।
है ना। अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन इसके कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को। मैंने आपके लिए डिटेल में हर प्रोविज़न को यहाँ पे ऐड किया है, कोशिश की है कि जितने बेहतर तरीके से मैं आपको समझा सकूँ, समझा पाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इस एजुकेशन पॉलिसी में अलग अलग लेवल पर प्रोविज़न बनाए गए हैं। सबसे पहला आपका आता है प्री स्कूल, है ना, जो आपके होते हैं प्री स्कूल वगैरह होते हैं ना, प्ले स्कूल वगैरह, फिर किंडरगार्टन स्कूल जिन्हें कहते हैं, उनसे रिलेटेड प्रोविज़न को भी इसमें ऐड किया है। फिर स्कूलिंग लेवल पर और हायर एजुकेशन लेवल पर। हम पहले उठाएंगे प्री स्कूल लेवल पर, ठीक है ना, प्री स्कूल और स्कूल लेवल पर। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन, यानी कि आपके जो कॉलेज वगैरह की जो प्रोविज़न है रिलेटेड, उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम इसे उठाते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोविज़न है जो आपको दोनों जगह मिलेगा, है ना, हायर एजुकेशन में भी और स्कूल में भी, वो क्या है कि भाई साहब यूनिवर्सलाइज करना ऑफ एजुकेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल, ठीक है, विथ 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन स्कूल एजुकेशन बाय 2030। ये डेट दे दी है आपको, है ना, बाय द 2030 आपको करना है, क्या करना है, 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। अब ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या होता है समझते हैं। मान लीजिए इसको दो पार्ट में, एलिमेंट्री एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन में आप डिवाइड करते हैं, है चीज़ें वही, ठीक है ना, दोनों में ही सेम होगा, बस अलग अलग लेवल पर आपको इसको बता दिया है। क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे ने 10th क्लास में एडमिशन लिया। कितने बच्चे थे जिन्होंने 10th क्लास में एडमिशन लिया, मान लेते हैं हम 1000, ठीक है ना, ऑल इंडिया लेवल पर 1000 बच्चे थे जिन्होंने 10th में एडमिशन लिया। अब क्या होगा, अब होगा ये कि इसमें से कुछ बच्चे जो हैं फेल हो जाएंगे, मान लेते हैं हम, ठीक है ना, मान लीजिए 100 बच्चे जो हैं वो पास आउट नहीं कर पाए 10th को, ठीक है, तो कितने बच्चे बचे, 900, ठीक है, 900 बच्चे जाएंगे 11th करेंगे और फिर वो 12th में एडमिशन लेंगे, ठीक है। 12th में बताइए क्या 100% बच्चों ने 12th में एजुकेशन लिया जितने बच्चों ने 10th में लिया था, नहीं लिया ना, कुछ परसेंटेज कम हो गया बच्चों का, अलग अलग रीजन के कारण। क्यों, कुछ बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट हो गए, कुछ ने एजुकेशन अपनी बीच में ही छोड़ दी कि नहीं भैया अब बस हो गया हमसे ना, इससे आगे नहीं हो पाएगा। ऐसे कुछ बच्चे होंगे, कुछ बच्चे जो है बाय हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा फेल कर दिए गए होंगे कि आप अभी लायक नहीं है आगे जाने के लिए, आप एक बार और पढ़ें। तो 100% हमारा एजुकेशन सिस्टम 12th में नहीं अचीव कर पाए हम, तो इसको बढ़ाने की कोशिश की गई है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है कि टोटल एनरोलमेंट एज, है ना, अपॉन पॉपुलेशन एज, मतलब कि कितने बच्चों ने एडमिशन लिया जो कि 6 to 11 एज ग्रुप में लायक करते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए किसी जगह की पॉपुलेशन है 1000 और उसमें से जो कि कितने एज ग्रुप में, 6 to 11th एज ग्रुप, और उसमें से सिर्फ स्कूल जाने वाले 500 बच्चे हैं, है ना, तो ये इसका परसेंटेज निकल जाएगा। हमें क्या करना है ना, 1000 to 1000 करना है, ठीक है ना, 100% करना है कि मतलब अगर कि 1000 बच्चे ऐसे हैं जो कि पढ़ने की एज ग्रुप में लायक कर रहे हैं तो वो 1000 के 1000 बच्चे स्कूल जाने चाहिए, ये हमारा टारगेट होगा। और इसके बाद क्या है, फिर सेकेंडरी लेवल पर भी है कि जो बच्चे 12th पास आउट कर, आपको पता होगा 12th पास आउट करने के बाद ना बहुत सारे बच्चे ना हमारी जो कॉलेज एजुकेशन है उसको प्राप्त नहीं करते हैं, अलग अलग रीजंस हैं, कुछ फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और वुमेंस के लिए खासकर इस पॉलिसी में ऐड किया गया क्योंकि जो लड़कियां होती हैं उन्हें भी जो हमारी कॉलेज एजुकेशन है उससे दूर रखा जाता है, ठीक है, वो नहीं जा पाती हैं, और अलग अलग रीजंस होते हैं जिसके कारण वो 12th के बाद अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाते हैं, तो उसे भी 100% हमें बनाना है, ठीक है। यही है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। देखिए आपने इस प्रकार का एक डायग्राम समझा होगा, है ना, काफ़ी न्यूज़ में आया था ये। क्या हुआ है ना, हमारे करिकुलम में कुछ चेंजेस लेके आए गए हैं, ठीक है। अभी हम स्कूल लेवल पर ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। हमारे करिकुलम में चेंजेस लेके आए गए। इसके पहले क्या फॉलो होता था, 10+2 का करिकुलम फॉलो होता था, मतलब कि 10th और +2 यानी कि आपकी 11th और 12th, ठीक है। अब इसको चेंज करके कर दिया गया है 5+3+3+4, ठीक है, एज के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो 5 साल की आपकी एजुकेशन है उस एज ग्रुप को कौन से बच्चे होंगे, तो जो 3 से 8 साल के हैं। फिर ये जो 3 साल की जो एजुकेशन होगी उसके लिए 8 से 11, फिर 11 से 14, और जो 4 साल की यानी कि 9th से लेकर आपके 12th तक तो 14 से 18, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। ये आपका करिकुलम रहेगा। अब यार इससे फ़र्क क्या पड़ा, है ना, अब आपको करना तो 12th ही है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर भी आप 12th जो है वो कर रहे थे 18 साल की एज तक, 16 से 18 के बीच में, यहाँ पर भी आप 16 से 18 के बीच में कर रहे हैं। तो चेंज क्या हुआ, कान चाहे इधर से पकड़ो चाहे उधर से पकड़ो, बात तो वही है ना, इसमें चेंजेस कहाँ हैं।
तो वही इंपॉर्टेंट है, वही चेंजेस हमें पकड़ने हैं। इसमें क्या चेंजेस हैं देखिए, इसके पहले ना आपको पता होगा हमने एक एक्ट डिस्कस किया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। उसमें ना 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों का डिस्कशन किया गया है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन मिलनी चाहिए। लेकिन इसके पहले का क्या है ना, ये जो 6 साल से पहले के हैं ना, इसके पहले का क्या, इसके पहले का कोई भी प्रोविज़न नहीं था अभी तक एजुकेशन में। कुछ स्कूल्स होते हैं है ना, आपके जो प्ले स्कूल्स वगैरह होते हैं, लेकिन वो हर जगह अवेलेबल नहीं है और उनकी फ़ीस जो होती है ना वो काफ़ी हाई होती है, तो हर लोग उसको अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए, और ये जो एज होती है ना 3 से लेकर 6 साल की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एज होती है। बच्चे का जो दिमाग का विकास होना स्टार्ट होता है ना, वो इसी एज में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस एज के बच्चों को यूटिलाइज किया जा सके, उनकी क्यूरियोसिटी को बचपन से ही इंक्रीज किया जा सके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न इसमें ऐड किया गया है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन का। यहाँ देखिए ये देखिए, ये जो पहला आपका 5th है ना, 5+3+3+4 को जो पहला 5 है, इसको डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स में। कौन से 2 पार्ट्स में? पहले 3 साल और फिर ये 2 साल। पहले ये 2 सालों में फर्स्ट और सेकंड होगी आपकी, जो पहली और दूसरी क्लास होती है ना वो होगी। इसके पहले के जो 3 साल होंगे, 3 से लेकर 6 साल, वहाँ पे आपको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी प्री स्कूल लेवल पर, जो कि प्रोवाइड की जाएगी आपकी आंगनवाड़ी के द्वारा, जो प्री स्कूल होते हैं उनके द्वारा, और बाल वाटिका। ठीक है, ये आपका एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करेंगे। और ताकि क्या किया जा सके, ताकि उनका जो मेंटल डेवलपमेंट है ना वो बच्चों का स्टार्ट हो सके अच्छे तरीके से। अब जो है 3 से 6 साल के बच्चे को क्या पढ़ाएंगे आप? उनको कोई न्यूक्लियर साइंस तो पढ़ाएंगे नहीं। उनको पढ़ाने के लिए आपको फिगर्स वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, डायग्राम, ड्राइंग वगैरह, पोएम के थ्रू इस प्रकार की लर्निंग को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए टारगेट जो है, इसके लिए जो टारगेट है ना वो रखा गया है, टारगेट यहाँ देखिए, इसके लिए जो टारगेट रखा गया ना अर्ली चाइल्डहुड केयर के लिए, वो रखा गया है 2025। क्यों रखा गया है? क्योंकि देखिए अभी प्री स्कूल का चलन नहीं है, तो जो टीचर्स हैं ना उनके पास भी ट्रेनिंग नहीं है कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। इस टाइम के दौरान हमें टीचर्स को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है कि वो जो 3 से 6 साल के बच्चे होते हैं उन्हें किस प्रकार से वो पढ़ाएं ताकि उनका मेंटल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अब प्री एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में बच्चों के न्यूट्रिएंट का, हेल्थ का भी ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद ठीक है, ये आपने समझा प्री एजुकेशन सिस्टम के बारे में। आगे चलते हैं। अब देखिए बच्चा जो है प्री एजुकेशन ले चुका है, अब वो आ चुका है हमारी 1st 2nd क्लासेस में। ठीक है, ये देखिए अब वो आ चुका है 3rd से 5th में। यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्ले होगा, डिस्कवरी होंगी और एक्टिविटी बेस्ड इंटरैक्टिव क्लासरूम लर्निंग है ना, काफ़ी एडवांस लर्निंग प्रोवाइड की जाएगी हमारे 3 से 5 साल, 8 से 11 साल के बच्चे, यानी कि जो 3rd से 5th तक होते हैं। ठीक है ना, 3rd, 4th, 5th, ये जो 3 साल की एजुकेशन होगी इसको प्रीपेटरी स्टेज कहा गया है। यहाँ पर बच्चों को क्रिएटिव लर्निंग, इंटरैक्टिव क्लासरूम्स है ना, मॉनिटर का यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंटेशन का यूज़ किया जाएगा, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप हो। ठीक है ना, ये बेसिक लेवल है बच्चे की, जहाँ पे उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप होता है। ठीक है, वो की जाएगी। इसमें क्या होगा? ठीक है, इसमें क्या होगा? इसमें ध्यान दिया जाएगा लिटरेसी एंड न्यूमरेसी पर। अब ये लिटरेसी और न्यूमरेसी क्या होता है? देखिए, लिटरेसी का मतलब होता है बच्चे जो है ना शब्दों के बीच में फ़र्क कर पाएँ। अगर ये ए लिखा है, ये बी लिखा है, तो बच्चे इसको ए ना बोलें। ठीक है, ए इसी को बोलें, इसको बी बोलें। ठीक है, इस लिटरेसी पर ध्यान दिया जाएगा। जो बेसिक पढ़ सकता है तीसरी का बच्चा, वो पढ़ पाए तीसरी चौथी का बच्चा। ठीक है, उसके बाद न्यूमरेसी, जो बेसिक आपकी प्रॉब्लम्स होती है ना मैथ्स से रिलेटेड, 1+2 इस प्रकार की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। वो होता क्या है ना, कई बार देखा गया है कि जो 8वीं के भी बच्चे होते हैं ना, वो 5वीं की सम को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, जब वो 5वीं का सम को सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो 8वीं वो कैसे करेगा? है ना, उसका तो जो फाउंडेशन है वही वीक हो गया। तो इसमें फोकस किया जाएगा कि बच्चे को जो है लिटरेसी और न्यूमरेसी उसकी अच्छी की जाए। 8 अप्रोप्रिएट फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय, टारगेट रखा गया है 2025। ठीक है, ये किया जाएगा। ठीक है, फिर अब बच्चा 3rd से निकल के जाएगा, 3rd to 5th से निकल के जाएगा 6th to 8th में। ठीक है, इसको कहा गया है मिडिल स्टेज। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग है ना, बच्चों को जो है लैब वगैरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा। साइंस लैब में आपकी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की जो लैब्स होती हैं उनसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा।
मैथमेटिक्स, जो हायर लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, इस प्रकार की एजुकेशन दी जाएगी बच्चे को। ठीक है, अब बच्चा 8th से निकल के जाएगा 9th में, इसे हम सेकेंडरी क्लास कहते हैं, है ना, सेकेंडरी स्टेज। ये होगा 4 साल का प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, है ना, ग्रेटर क्रिटिकल थिंकिंग, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्टूडेंट चॉइस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट चॉइस ऑफ सब्जेक्ट। देखिए अभी तक क्या होता है ना, अभी तक आपको 11th में जाके चुनने का मौका मिलता है सब्जेक्ट को। अब ना अर्लियर लेवल पर ही बच्चे को बोल दिया जाएगा कि आप अपना सब्जेक्ट खुद से चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, 9th लेवल पर ही होता क्या है ना, कई बार बच्चे का मन नहीं होता है ना, 9th में ही बच्चे को मन नहीं होता है कि मुझे मैथ्स पढ़ना है, या फिर मेरा मन नहीं लग रहा है साइंस पढ़ने में या फिर किसी और सब्जेक्ट में, तो उसको पहले ही हटा दिया जाएगा। भैया जो सब्जेक्ट आपको पसंद है वो आप चूज़ कर लो अभी से, ताकि आप उस सब्जेक्ट में ही अच्छे हो पाओ, है ना। फालतू में आप मैथ्स ना पढ़ें, अगर आपका मैथ्स में पढ़ने के लिए मन नहीं, आपको सोशल आर्ट्स की फील्ड में जाना है, तो आप स्टार्टिंग से ही आर्ट्स की फील्ड को अप्लाई पढ़ना चालू कर दें। ठीक है, तो ये चेंजेस लेके आए गए हैं। और क्या चेंजेस लेके आए गए हैं, देखिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज जो मुझे लगा कि जो बहुत अच्छा है, क्या होता है ना, अभी 2 प्रकार की एजुकेशन बच्चे को प्रोवाइड की जाती है। एक को हम कहते हैं करिकुलर और दूसरे होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर या फिर को करिकुलर। इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या होता है, जो आपकी म्यूज़िक हो गया, डांस हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, है ना, एक्ट हो गया, ड्रामा वगैरह हो गया, इस प्रकार के, ड्राइंग हो गई, ये जो इनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहा जाता है। यानी कि ये करिकुलर का पार्ट नहीं है, आपकी पढ़ाई का पार्ट नहीं, इनको बाहर रखा जाता है। इससे होता क्या है ना, आपने एक फ्रेज़ पढ़ा होगा कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो ये जो खेल कूद को ना, इनको इससे बाहर रखा जाता था। लेकिन अब क्या किया है ना, अब इस प्रकार का कोई भी नो सेपरेशन, कोई करिकुलर और को करिकुलर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे जितने ये होंगे। अभी टीचर्स क्या करते थे ना, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे, करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर, पढ़ाई लिखाई एकेडमिक्स, इनके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता था। अब इनको भी सरकार ने कहा है भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, अब दोनों एक होगा, दोनों पे आपको बराबर ध्यान देना है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में आगे बढ़ सकता है, अपनी स्कूल की जो आप स्कूल की जो एजुकेशन होगी उसके साथ ही। ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है ना, बहुत अच्छी चीज़ है ये। ठीक है, एक और चीज़ जो इसमें ध्यान दी गई है एजुकेशन में, वो है वोकेशनल एजुकेशन। ठीक है ना, वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, ऐसी एजुकेशन जो आगे चल के आपको स्किल्ड बनाए। ठीक है ना, जॉब ओरिएंटेड जो जॉब होंगी ना, जो पढ़ाई होगी जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई, उस पर ध्यान दिया जाएगा। मतलब कि बच्चा स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या होता है ना, बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, है ना, अगर बच्चे का मैथ्स में मन नहीं है तो मैथ्स ही पढ़ा रहे हैं उसको, सालों साल मैथ्स में गुजार रहा है वो, सोशल का मन नहीं है तो लगा हुआ है वो सोशल पढ़ने में। अब ऐसा नहीं होगा, वोकेशनल में आपको अपनी खुद की एकेडमिक की स्ट्रीम चुनने का मौका होगा। अगर आप सोशल में आगे जाना चाहते हैं तो आप सोशल में आगे बढ़ें स्टार्टिंग से ही। ठीक है ना, प्रोफेसर बनना चाहते हैं या फिर टीचर बनना चाहते हैं या कुछ और बनना चाहते हैं, आपका ध्यान होना चाहिए उस चीज़ पर। ठीक है, आपको फिर बाकी की चीज़ों पर ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इस प्रकार की एजुकेशन को वोकेशनल एजुकेशन कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ चेंजेस लेके आए गए हैं। अब ये हो गए एजुकेशन से रिलेटेड चेंजेस जो बच्चों के लिए ज़रूरी थे। अब कुछ चेंजेस ना टीचर की स्टेज पर भी लेकर आए गए हैं। देखिए टीचर ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे एजुकेशन में। बच्चे तो जो होते हैं ना, वो एक कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनका जो शेप देने का काम है वो टीचर का ही होता है। अगर टीचर अपना काम ढंग से नहीं कर पाएंगे तो फिर बच्चों का जो फ्यूचर है वो उतना अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो क्या प्रोविज़न है टीचर से रिलेटेड? सबसे पहली चीज़ कि भैया नो टेम्पररी टीचर्स विल बी अलाउड, है ना। आपको अब क्वालिफाइड टीचर्स को लेके आना है बच्चों को पढ़ाने के लिए। ऐसे काम नहीं चलेगा कि किसी भी टीचर को हाई कर लिया रास्ते पे चलते हुए और वो आपको पढ़ा रहे हैं। नहीं, क्वालिफाइड टीचर लेके आए जाएंगे, वो लाना आपकी जिम्मेदारी होगी और ये काफ़ी अच्छा होगा। अगर टीचर अच्छा क्वालिफाइड आ रहा है तो एजुकेशन की जो क्वालिटी है वो अपने आप ही इम्प्रूव होगी। ठीक है, और क्या होगा, देखिए अगला काम किया गया है टीचर की जो क्वालिफिकेशन है ना उससे रिलेटेड। आपको पता होगा अगर आपको टीचर बनना है तो एक बीएड प्रोग्राम होता है जो आपको करना होता है। अब इस प्रोग्राम में ना होता है बहुत फर्जीवाड़ा। किस प्रकार का फर्जीवाड़ा कि टीचर्स को ना कोई भी ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करते हैं, वो लोग सिर्फ डिग्री दे देते हैं बीएड की। कोई उनको स्पेशल ट्रेनिंग नहीं होती है कि आपको बच्चों से किस प्रकार से डील करना है। एक अगर 5 साल का बच्चा है तो उससे कैसे डील करना है, एक अगर 8 इससे 10 साल का बच्चा है तो फिर कैसे डील करना है, 15 साल के बच्चे से कैसे डील करना। अलग अलग स्टेज पे ना अलग अलग तरीके होने चाहिए टीचर के पास कि बच्चों से किस प्रकार से डील करना है। ऐसी कोई स्पेशल ट्रेनिंग अभी तक नहीं दी जाती है बीएड प्रोग्राम में, और ये लोग करते हैं बहुत फर्जीवाड़ा। घर बैठे बैठे आपको डिग्री मिल जाती है। तो अब ऐसा नहीं होगा।
अब क्या होगा ना, टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए एक अलग से एजेंसी होगी जहाँ पे आपको 4 ईयर का इंटीग्रेटेड स्टेज लर्निंग प्रोग्राम करना पड़ेगा, है ना। बीएड का जो कोर्स होगा ना वो 4 ईयर का कोर्स होगा, ठीक है। कैसे 4 ईयर का कोर्स होगा, जिसको कहा जाएगा इंटीग्रेटेड, यानी कि आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड कर सकते हैं। वो कोर्स होगा 4 साल का, ठीक है। अगर आपको ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना है तो वो कोर्स होगा 2 साल का, और अगर आपको उसके पहले करना है तो वो 3 साल का कोर्स होगा अलग से ग्रेजुएशन के पहले, ठीक है। समझ में आया? ये चेंजेस लेके आए गए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड स्टेज लेके आ गई है, जो कि रिसेंटली ऐड की गई है और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, ठीक है ना। बच्चे को, अगर कोई बच्चा टीचर बनना चाहता है आगे चल के, तो स्टार्टिंग से ही उसको ट्रेनिंग मिल जाएगी, ठीक है ना। उसकी ग्रेजुएशन लेवल से ही उसको ट्रेनिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी टीचर की, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन ये अपॉइंट किया जाएगा, इसका फॉर्मुलेशन होगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मुलेशन जो होगा वो कौन करेगा, तो आपकी जो एनसीटीई और एनसीईआरटी ये दोनों मिलकर इसको फ्रेम करेंगे, ठीक है। जो टीचर की जो एजुकेशन है उसको डील करेगा, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है। चलते हैं आगे। अगला जो इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो रिलेटेड है लैंग्वेज से, ठीक है। ये डिबेट हमेशा चलती आई है कि बच्चे को कौन सी भाषा में एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, उसको हिंदी में पढ़ाएं, है ना, या इंग्लिश में पढ़ाएं, या फिर रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाएं, है ना। हमेशा ये डिबेट चलती आई है और ये डिबेट हमेशा चलती रहेगी। लेकिन अब इस डिबेट को ख़त्म कर दिया गया है। कैसे? कि भैया अब बच्चा जो है वो स्वतंत्र होगा कि वो जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहे उस लैंग्वेज में वो पढ़ सकता है। और जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है ना, हर एक रीजन में अलग अलग लैंग्वेज होती हैं, जो उसकी रीजनल लैंग्वेज है ना, या फिर उसकी जो लोकल लैंग्वेज होगी, उस लैंग्वेज में ही उसको 5th ग्रेड तक एजुकेशन दी जाएगी। ये कंपलसरी है, आप इसके आगे भी दे सकते हैं, लेकिन 5th ग्रेड तक तो कंपलसरी है ना। यानी कि बच्चा अगर तमिल में, तेलुगु में, कन्नड़ में, उड़िया में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। उसके साथ साथ बच्चे के पास क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ने का भी ऑप्शन होगा। अगर बच्चा क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ना चाहता है तो वो भी पढ़ सकता है। अब क्लासिकल लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंडिया में ना 6 प्रकार की क्लासिकल लैंग्वेज हैं, यानी कि 6 लैंग्वेज हैं जो कि क्लासिकल हैं। उसमें सबसे पहली है आपकी संस्कृत, ठीक है। फिर कौन सी है, सेकेंड नंबर पे है आपकी उड़िया, है ना। थर्ड है आपकी तमिल, फोर्थ है आपकी तेलुगु, फिफ्थ है आपकी कन्नड़, और उसके बाद है आपकी मलयालम, ठीक है। ये 6 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है ना। ये 6 लैंग्वेज हैं जो कि क्लासिकल लैंग्वेज में आती हैं। तो बच्चे के पास ये ऑप्शन होगा कि अगर वो क्लासिकल लैंग्वेज पढ़ना चाहे तो वो भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बच्चे को उसी की लैंग्वेज में अगर पढ़ाया जाएगा तो वो जल्दी ही सीख पाएगा कोई भी चीज़ों को, कि बजाय वो पहले अपनी लैंग्वेज छोड़ के कोई और लैंग्वेज सीखे फिर पढ़ाई करे, तो ऐसा नहीं होगा। अब आप लोकल लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, आपके पास खुद की स्वतंत्रता है और क्लासिकल लैंग्वेज का भी ऑप्शन है। अब देखिए, इससे रिलेटेड ना एक डिबेट भी है, क्या कि यार अभी आपके पास वो ऐसे टीचर नहीं है जो हिंदी इंग्लिश में पढ़ा पाएँ। अब आपको ऐसे टीचर हायर करने पड़ेंगे जो उस बच्चे को लोकल लैंग्वेज में भी जाके पढ़ाएंगे। बताइए, टाइम लगेगा ना इसमें, है ना। ऐसे टीचर तो आपको लेके आने पड़ेंगे जो जाके लोकल लैंग्वेज में भी पढ़ा सके, ठीक है। तो है, देखिए अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है वो तो हमें आगे चलकर ही पता चलेगा, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली चीज़ जो है वो है डिजिटल ड्राइव, यानी कि बच्चे को स्टार्टिंग से ही डिजिटल एजुकेशन देने को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए एक ऑटोनोमस बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम, ठीक है ना। ये बॉडी का क्रिएशन किया जाएगा। ये बॉडी क्या करेगी, अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करेगी, किस प्रकार से टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ताकि जो लर्निंग है ना, उसको बेहतर बनाया जा सके, है ना, ठीक है। और एक डेडिकेटेड यूनिट भी होगी, क्रिएट की जाएगी, जो कि क्या काम करेगी, वो काम करेगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने का, ठीक है। डिजिटल कंटेंट भी प्रोवाइड करना बच्चे को ना। डिजिटल अगर आपको पढ़ाई करनी है, आपको पता होगा अभी डिजिटल पढ़ाई चल रही है हर जगह, ठीक है ना। स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह बंद है, डिजिटल एजुकेशन का ज़माना आ चुका है। पहले ही आ चुका था लेकिन अब तो नेसेसिटी हो गया है ये, है ना। तो उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी विद डन टू इम्प्रूव क्लासरूम प्रोग्राम, है ना। टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, किस प्रकार से स्मार्ट क्लासेस का जो आइडिया था उसको अब जाके इम्प्लीमेंट करने की तैयारी हो चुकी है। स्मार्ट क्लासेस हम सुनते आए हैं, बचपन से ही सुनते आए हैं, लेकिन हमारी तो ग्रेजुएशन भी खत्म हो गई लेकिन स्मार्ट क्लासेस नहीं आ पाई,
ठीक है। लेकिन अब एक पॉलिसी आ चुकी है तो बस अब इसका इम्प्लीमेंटेशन होने की देर है, ठीक है ना। इसके पहले तो पॉलिसी भी नहीं थी, तो ये एक अच्छी बात है, ठीक है। पॉलिसी आ चुकी है स्मार्ट क्लासेस के लिए, ठीक है। हम टीचर की एजुकेशन पर डिस्कस कर चुके हैं कि 2030 तक जो मिनिमम डिग्री का 4 होगा वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड की डिग्री का कोर्स होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। बाकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये हम आगे चलकर डिस्कस कर ही रहेंगे, ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है आपका असेसमेंट। अब पढ़ाई हो गई है बच्चे की पूरी, 12th तक वो आ चुका है, उसने स्मार्ट एजुकेशन ले ली है, टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन की ज़रूरत थी उसने वो भी ले ली है, लैंग्वेज पढ़ चुका है वो। अब आगे क्या, अब उसका एग्ज़ाम होना बाकी है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होगा, देखिए अभी एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ ऐसा है कि साल में एक बार एग्ज़ाम होता है आपका, और उस एग्ज़ाम में क्या होता है ना, रॉट लर्निंग जो होती है ना, रटन शक्ति है ना, जो रटन विद्या होती है ना बच्चे की, उसका टेस्ट होता है, ना कि उसकी एजुकेशन का टेस्ट होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बच्चे की जो उसने सीखा है, जो पढ़ा है, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, ना कि जो उसने याद किया है, ठीक है ना। एग्ज़ाम जो पेपर होंगे वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन होंगे जहाँ पे आपकी रटन शक्ति का टेस्ट नहीं होगा, आपकी पढ़ाई का टेस्ट होगा, ठीक है। अगली चीज़, अब क्या होता है ना, प्रेजेंटली जो एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं वो स्कूल लेवल पर होते हैं, ठीक है ना। स्कूल लेवल पर होते हैं, उनको रेगुलेट कौन करता है, गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है ना। मैं अभी 10th और 12th की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक जो एग्ज़ाम होते हैं ना कि 1st to 10th तक, उन एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है ना कि जो टीचर होते हैं वो अपना रिजल्ट ख़राब नहीं करना चाहते। कोई भी टीचर हो या फिर कोई भी स्कूल हो, वो यही चाहेगा कि उसका स्कूल का रिजल्ट अच्छा है, ताकि दिखाने में, लोगों को बोलने में अच्छा लगे कि हमारा 100% रिजल्ट है। तो इससे होता क्या है कि कोई ऐसा बच्चा जो कि 3rd क्लास को पास नहीं कर पा रहा है वो पहुंच जाता है 5th में, और जो 5th को नहीं पास कर पा रहा है वो पहुंच जाता है 8th में, है ना। उसकी फाउंडेशन ही आपने ख़राब कर दी, ठीक है ना। उसकी फाउंडेशन ख़राब हो गई तो अब वो 8th में क्या ही कर पाएगा, कुछ खास काम कर नहीं पाएगा। तो अब इस प्रकार का जो काम था इसको ख़त्म कर दिया गया है। अब क्या होगा भैया, एक अलग से इंस्टीट्यूट को डेवलप किया जाएगा, एक अलग अथॉरिटी होगी आपके पास, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो इसका डिसीज़न लेगी, यानी कि बच्चे का जो एग्ज़ाम है वो कैसे कैसे कराया जाएगा। बच्चे का जो एग्ज़ाम है ना वो अलग अलग लेवल पर होगा, 3rd क्लास में, 5th में और 8th में। उसको कंडक्ट कराई जाएगी एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, एक नई अप्रोप्रिएट अथॉरिटी का गठन करा जाएगा। इसके लिए नेशनल असेसमेंट सेंटर बनाए जाएंगे जहाँ पे बच्चे को असेस्ट किया जाएगा, ठीक है। और एक जो नई अथॉरिटी बनेगी उसका नाम दिया गया है परख। परख का क्या फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है ना। बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। बच्चे ने क्या रटा वो नहीं, बच्चे ने क्या सीखा वो, ठीक है। और जो 10th और 12th के एग्जाम होंगे उनको कंडक्ट कराएगा बोर्ड, ठीक है। और जो अर्ली एग्जाम होंगे जो 3rd, 5th और 8th के होंगे उनको कंडक्ट कराई जाएगी नेशनल असेसमेंट सेंटर और परख, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो ये थी आपकी एजुकेशन स्कूल से रिलेटेड में क्या क्या रिफॉर्म लेके आए गए हैं टीचर्स के लिए, बच्चों के लिए, उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ये सारे हमने डिस्कस किए। अब आगे हम डिस्कस करेंगे हायर एजुकेशन में, यानी कि आपके कॉलेज वगैरह में क्या रिफॉर्म्स लेके आए गए हैं, क्या चेंजेस लेके आए गए हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये आपके लिए एक वो है, ओवरव्यू है, हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या क्या पॉइंट्स हम देखते हैं। पहले सबसे पहले तो हायर एजुकेशन का जो करिकुलम है उसको फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट होगी, इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी होगी। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन होगा, क्या है ये मल्टीपल एग्जिट और एंट्री, इसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्रेडिट की फैसिलिटी होगी बच्चे के पास, ठीक है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, देखिए बचपन से ही हमने अगर उसको टेक्नोलॉजी में डाल दिया है तो आगे चल के भी टेक्नोलॉजी का तो यूज़ करना ही है। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम क्रिएट की गई, हमने पहले भी डिस्कस किया, ठीक है ना। अब आगे चल के बच्चे को प्रमोट किया जाएगा कि वो रिसर्च सेंट, मतलब जब उसने स्कूल पास आउट कर लिया है तो रिसर्च की तरफ अपना काम करे, इसमें बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है ना। कोशिश की जाएगी कि हर बच्चा जो है रिसर्च लेवल तक पहुंचे, ठीक है। फिर क्या होगा, जेंडर इंक्लूजन फंड को इस्टेब्लिश किया जाएगा, ताकि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो लड़कियां 12th पास करती हैं उनमें से मैक्सिमम बहुत ही कम ऐसी होती हैं जो हायर एजुकेशन ले पाती हैं। तो एक जेंडर इंक्लूजन फंड को बनाया जाएगा। स्पेशल एजुकेशन जोन बनाई जाएंगी ऐसे रीजन्स में जहाँ पर एजुकेशन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो होगी, इंस्टीट्यूट डेवलप होंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आपकी जो पुरानी लैंग्वेजेस है ना, एंशिएंट लैंग्वेजेस हम कहते हैं, जो कि हैं पाली, पर्शियन और प्राकृत, इनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप किए जाएंगे, ठीक है ना। नेशनल
इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 3 लैंग्वेज कौन कौन सी है जिनके लिए इंस्टीट्यूट बन रहे हैं अलग से? पाली है, पर्शियन है और प्राकृत है। ठीक है, आइए वो एक एक करके इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि हमें ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन में 50% करना है बाय द टाइम ऑफ 2035। ठीक है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमने पहले ही डिस्कस किया। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है कि जो बच्चे 12th पास आउट किए, मान लीजिए 1000 बच्चों ने 12th को पास आउट किया, ठीक है, पास आउट किया, और 1000 बच्चे ऐसे हैं जिनको 12th के बाद पढ़ाई करनी चाहिए, लेकिन इसमें से सिर्फ 500 ही बच्चे जो हैं वो आगे पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसका ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कितना आएगा? तो 500 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 यानी कि 50%। तो हमें ये 50% लेके आना है। देखिए, हम 100% नहीं जा रहे हैं। हमने 100% किसके लिए टारगेट डिसाइड किया है? आपकी अर्ली एजुकेशन के लिए, जो आपकी 12th तक एजुकेशन, उसका टारगेट हमें 100% लेके आना है। लेकिन कॉलेज लेवल पर हमें 50% लेके आना है। तो 50% लेके आना है। अभी कितना है? तो अभी है 26.3%। देखिए कितना कम है। कितने कम ऐसे बच्चे हैं जो हायर एजुकेशन ले पाते हैं? सिर्फ 26.3%। इसे हमें 50% करना है। कब तक? 2035 तक। टाइम लगेगा, लेकिन हम ये टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, अब हॉलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन का एक पॉइंट ऐड किया गया है आपके कॉलेज लेवल में। इसमें क्या है? इसमें है आपके मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट। क्या होते हैं ये मल्टीपल एग्जिट और एंट्री पॉइंट? देखिए, अभी क्या होता है ना, अभी आपके 2 प्रकार के कोर्सेज चलते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे। एक होते हैं 3 ईयर कोर्सेज, ठीक है, जहाँ पे आप बीएससी, बीकॉम वगैरह करते हैं, और एक आपके होते हैं 4 ईयर कोर्सेज। ठीक है, 4 ईयर कोर्सेज में आप क्या करते हैं? 4 ईयर कोर्सेज में आपकी इंजीनियरिंग वगैरह हो जाती है। इसके बाद आपके होते हैं मेडिकल कोर्सेज जो शायद 5 ईयर्स के होते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया है ना, अब आपको किया गया है मल्टीपल। सबसे पहले हम समझते हैं मल्टीपल एग्जिट को, फिर हम समझेंगे मल्टीपल एंट्री को। ठीक है, तो मल्टीपल एग्जिट यानी कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं अपनी ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं। ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर ही कर पाते हैं और सेकेंड ईयर जाने से पहले ही वो छोड़ देते हैं। क्यों? इसके रीज़न क्या है? मल्टीपल रीज़न है। फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, या फिर डिस्टेंस के कारण भी इश्यूज़ हो सकते हैं। बहुत सारी ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण बच्चे जो हैं अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देता है। अब क्या गया है ऐसे बच्चों को कि ताकि कोई भी बच्चा अपनी पढ़ाई ना छोड़े। मान लीजिए अगर कोई बच्चा 1 साल का ग्रेजुएशन कर पाया और उसकी पढ़ाई उसने छोड़ दी, तो उसको एग्जिट एक ऑप्शन मिलेगा। क्या मिलेगा? कि 1 साल के बाद उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि भैया आपने 1 साल की पढ़ाई की है ग्रेजुएशन लेवल पर। ठीक है, अगर आप चाहो आगे जाके आपको पढ़ाई करनी है, फिर से आपको ग्रेजुएशन करनी है, तो आपका ये जो 1 साल है ना वो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे। आगे आपको अगर 3 साल की ग्रेजुएशन करनी है तो अब आपको आगे चल के सिर्फ 2 साल की ही करनी पड़ेगी। आगे चल के आप अगर पढ़ाई करना चाहो, ये क्या हो गया? मल्टीपल एग्जिट, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में भी अपनी पढ़ाई छोड़ सकते हो और उसको जाके मल्टीपल एंट्री यानी कि उसको आप आगे चल के भी कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप पढ़ाई जो है 2 साल में छोड़ रहे हैं अपनी, तो आपको मिल जाएगा एडवांस डिप्लोमा। ठीक है ना, 2 साल की अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा। 3 साल का आप कर रहे हैं तो आपको डिग्री मिल जाएगी, और 4 साल आप कर रहे हैं तो आपको 4th ईयर में आपकी रिसर्च को इंक्लूड किया गया है बैचलर्स के साथ ही। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, रिसर्च के ऊपर फोकस किया गया है। बच्चों को प्रमोट किया जाए कि वो रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़े। ठीक है ना, ताकि हम दूसरे देशों से compete कर पाएँ। ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह इतने आगे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने रिसर्च में फोकस किया स्टार्टिंग से ही। ठीक है, तो हमारी भी कोशिश वही है कि हम रिसर्च को प्रमोट करें। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट समझ में आया होगा। चलते हैं आगे। अगली चीज़ है बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है बच्चे के लिए, जो कि उसको कब अवेल कर पाएगा? फाइनल डिग्री में उसका अर्न कर पाएगा अपने क्रेडिट को, जो भी क्रेडिट उसने कमाया। ठीक है, अगली चीज़, ये जो इंस्टीट्यूट है आपकी आईआईटी और आईआईएम, इन्हीं आधार पर मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी को गठित किया जाएगा, जिनका काम क्या होगा? वो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर इंडिया में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ग्लोबल स्टैंडर्ड, हार्वर्ड, MITs वगैरह की लेवल की जो एजुकेशन है वो आपको इंडिया में दी जाएगी। ठीक है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, अगली चीज़, रिसर्च की फील्ड में जो बच्चा आगे बढ़ना चाहता है ना, उसके लिए एक ऐसी बॉडी क्रिएट की जाएगी, द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये अपेक्स बॉडी होगी, यानी कि रिसर्च से रिलेटेड सारे इश्यूज़ को ये डील करेगी। ठीक है, कि कैसे बच्चे को रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ाना है, कैसे उन्हें प्रमोट करना है, ये सब काम होगा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का। ठीक है,
चलते हैं आगे। अब है रेगुलेशन से रिलेटेड प्रोविज़न। अभी क्या होता है, कौन रेगुलेट करता है आपके कॉलेज लेवल के एजुकेशन को, तो वो करती है यूजीसी। आपको पता होगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है ना। एक बॉडी है, एक ही बॉडी सारे काम करती है, ये एजुकेशन एकेडमिक्स भी संभालती है, ठीक है ना, ये स्टैंडर्ड भी मेंटेन करती है, यही ग्रांट भी अवेलेबल कराती है, यही एग्ज़ाम वगैरह भी देखती है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ओवरलोड है, ओवरबर्डन है। इसके कारण एक नई कमीशन बनाई जाएगी जिसको कहा जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। जो आपके हायर एजुकेशन है ना, वो ये डील करेगी। इसके अंदर सारे के सारे आपके जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स हैं ना, वो इसके अंदर आएंगे, सिवाय दो के। कौन कौन से? एक आपके जो मेडिकल एजुकेशन है उसको, और लीगल एजुकेशन, लॉ वगैरह, उन दोनों को इससे बाहर रखा गया है। बाकी सारे आपके इंजीनियरिंग, बैचलर्स डिग्री, बीकॉम, एमबीए वगैरह सब इसी के अंदर आएंगे, ठीक है। अब इसके कुछ इंडिपेंडेंट व्हीकल्स होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस प्रकार से, देखिए काम को किस प्रकार से डिवाइड किया गया, ठीक है ना। जो रेगुलेशन का काम होगा वो कौन संभालेगा? वो संभालेगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है ना, NHERC, ये संभालेगी रेगुलेट करने का काम, ठीक है। जो स्टैंडर्ड देखने का काम होगा, स्टैंडर्ड सेटिंग का काम होगा, वो कौन करेगा? जनरल एजुकेशन काउंसिल, वो करेगी। ये सब कौन है? ये इसके व्हीकल्स हैं, है ना, इसके अलग अलग बॉडीज़ हैं हायर एजुकेशन कमीशन की, ठीक है। अगला काम जो फंडिंग का काम होगा वो कौन देखेगा? वो हायर एजुकेशन ग्राउंड काउंसिल देखेगी, ठीक है। और जो एरिडिकेशन का काम है वो कौन देखेगा? नेशनल एरिडिकेशन काउंसिल, ठीक है, ये काम देखेगी। अलग अलग व्हीकल्स बना दिए भैया, तुम अपना अपना काम संभालो ताकि किसी एक के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्डन ना हो। कितनी अच्छी बात है, ठीक है। फिर वही टेक्नोलॉजी का काम तो बढ़ाना ही है, इसका मेन मकसद जो है ना, बचपन से ही स्कूलिंग लेवल से ही टेक्नोलॉजी का काम बढ़ा दिया जाएगा। आगे चल के वो काम कौन देखेगा कि टेक्नोलॉजी किस प्रकार से बच्चों को प्रोवाइड की जा रही है, किस प्रकार से एजुकेशन में टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, वो काम देखने की जिम्मेदारी अब होगी हायर एजुकेशन काउंसिल की, ठीक है ना। एक और ये जो काम होगा ये पब्लिक प्राइवेट दोनों ही एजुकेशन में होगा, गवर्न विद द सेम नॉर्म्स, ठीक है। जो पब्लिक स्कूल हों आपके या फिर प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस हों, वो सभी सेम ही स्टैंडर्ड, एकेडमिक स्टैंडर्ड पर काम करेंगे, ठीक है, अलग अलग वो नहीं रहेगा, ठीक है। अब एक और चीज़, ठीक है ना, अभी हमने डिस्कस किया टीचर्स के एजुकेशन से रिलेटेड, कहाँ पर? स्कूल लेवल पर। मैंने आपको बताया बीएड के प्रोग्राम के बारे में। अब इससे रिलेटेड जो हायर एजुकेशन में टीचर होते हैं, आपके जो प्रोफेसर्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ चेंजेस लेके आए गए हैं ताकि बेहतर टीचर मिल सकें। सबसे पहले तो इसमें भी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री को ऐड किया जाएगा, ठीक है ना। टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सेटअप किया जाएगा जो कि स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेंगे, ऐसे स्टैंडर्ड की टीचर्स हाई क्वालिटी के निकले वहाँ से, ठीक है। इन सब का काम कौन देखेगा? नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे। अगली चीज़, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं कॉलेज में, जो रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं, उनको बुलाया जाएगा किसके अंडर? मेंटोरिंग मिशन के अंदर, यानी कि मेंटर करना। जो आपके प्रेजेंट प्रोफेसर है ना, उनको मेंटर करने का काम करेंगे जो आपके रिटायर्ड फैकल्टीज़ हैं या फिर जो आपके रिटायर्ड सीनियर प्रोफेसर्स हैं, उनका सपोर्ट लेगा कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जो प्रेजेंट आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए, ठीक है। आगे जो बच्चे ST SC OBC बैकग्राउंड से हैं, उन बच्चों को स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है, ठीक है ना। कहाँ पर? नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। इसको थोड़ा सा एक्सपांड किया जाएगा, सपोर्ट करेगा, फोस्टर एंड ट्रैक द प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट रिसीविंग स्कॉलरशिप, ठीक है ना। ये तो पहले से ही है और इसमें अभी चेंजेस लाए गए हैं कि अब ट्रैक किया जाएगा कि बच्चे को सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं, है ना। जो बच्चा ST SC OBC प्रोग्राम से है स्टार्टिंग से ही, अभी क्या बच्चे को बहुत परेशान होना पड़ता है स्कॉलरशिप के लिए। अगर आपने एक बार स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो मतलब 4-5 दिन, एक हफ्ता आप परेशान हो जाओगे, इधर से उधर, उधर से उधर। तो एक पोर्टल के थ्रू उसको थोड़ा सा अच्छा करने की कोशिश की गई है, ठीक है। अगली चीज़ है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग से, ठीक है ना। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा, ठीक है ना। फंडिंग और रिसर्च इसमें भी प्रोवाइड की जाए बच्चे को। जो बच्चा दूर है, जो कॉलेज वगैरह अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक है, उसके लिए भी डिस्टेंस लर्निंग का प्रोग्राम होगा जहाँ पर वो रिसर्च में इन्वॉल्व हो सके और जो बेसिक सर्विसेज हैं बच्चे को वो मिलनी चाहिए, ठीक है ना, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, ठीक है। अगली चीज़ ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। ये इसका ना प्रमोशन पता क्यों बढ़ गया है? क्योंकि पैंडमिक के कारण, ठीक है ना। अभी ना टीचर्स वगैरह, कॉलेज के प्रोफेसर्स, ये लोग ऑनलाइन पढ़ाने में उतना ध्यान नहीं रखते थे, ठीक है। लेकिन अब
अगर भविष्य में भी कोई ऐसा पैंडमिक आता है तो हम लोग उसको टैकल कर पाएँ। ऑनलाइन और डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात इसमें कही गई है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगली चीज़ हम ये डिस्कस कर चुके हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई जाएगी जो कि टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में बढ़ावा देगी। इसका नाम होगा नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगली चीज़ ये भी मैंने आपको बता दिया है क्या कि इंस्टीट्यूट सेटअप किए जाएंगे इंडियन लैंग्वेजेस के लिए। कौन कौन सी वो लैंग्वेज थी? पाली, पर्शियन और प्राकृत। ठीक है ना, इनके लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्शियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्राकृत, इनको स्टैब्लिश करने की बात की गई है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ठीक है, अगली चीज़ है प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड। वहाँ पे भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ और आपके जो हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें अच्छी प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करने की बात इसमें कही गई है। हमारा जो लास्ट गोल है वो क्या है? 100% एजुकेशन, अडल्ट और यूथ लिटरेसी जो है वो 100% हो। अभी कितनी है ना, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताना है, ये आपके लिए होमवर्क। अभी हमारी कितनी है एजुकेशन? ठीक है, इसके बाद जो बात की गई है, इसके बाद बात की गई है फाइनेंस की। गवर्नमेंट जो फाइनेंस करेगी वो गवर्नमेंट का फाइनेंस कितना होगा? तो अभी देखिए प्रेजेंटली ना गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी कम स्पेंड करती है एजुकेशन सेक्टर के ऊपर। अब क्या किया गया है, उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 6% ऑफ द जीडीपी। अभी कुछ 2% था, 2% ऑफ जीडीपी हम इन्वेस्ट करते थे अपने एजुकेशन में, अब उसको बढ़ाकर कर दिया गया है 6%। ठीक है ना, अच्छी चीज़ है। जब पैसा नहीं, इतने सारे आप प्रोग्राम लेके आए हो, इतनी अलग अलग चीज़ें, टीचर को ट्रेन करना, प्री एजुकेशन लेवल पर बच्चों को ट्रेनिंग देना, टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करना, डिजिटल पुश देना बच्चे को, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को लेके आना, इतनी सारी चीज़ें करोगे तो उसके लिए पैसा तो चाहिए ना, फंड तो इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसी फंड को इम्प्रूव किया गया है। ठीक है ना, 6% किया गया है, देखते हैं ये सफिशिएंट होता है या नहीं। ठीक है, अगली चीज़ देखिए, ये थे आपके सारे प्रोविज़न, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। हमने सारे प्रोविज़न, जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न उन सबको डिटेल में और अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। अब हमको इसके कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं जो इसमें ऐड नहीं की गई हैं। ठीक है ना, जो मुझे ऐसा लगा जो इसमें ऐड होनी चाहिए थी। इस पूरी पॉलिसी में कहीं पर भी उन बच्चों के बारे में नहीं बताया गया है जो कि पुअर हैं। ठीक है ना, जो गरीब बच्चे हैं, जो आज भी पैसे के कारण अपनी एजुकेशन को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो वो आगे चल के कैसे करेंगे, उस बारे में इस पॉलिसी में कहीं पर भी कोई भी जिक्र नहीं है। ठीक है ना, ऐसा कोई स्पेशल पॉलिसी नहीं है पुअर बच्चों के लिए। जो गैप है एजुकेशन में, आपको पता होगा अमीर तो बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल्स में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वो नहीं पढ़ पाते हैं, है ना। इसके लिए कोई भी चीज़ इसमें मेंशन नहीं की गई है। ठीक है, अगली चीज़, कोई भी कॉमन स्टैंडर्ड को स्टैब्लिश नहीं किया गया स्कूल लेवल पर। स्कूल लेवल में बता तो दिया गया कि आपको ऐसा ऐसा पढ़ाना है, लेकिन कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है ना, उस स्टैंडर्ड को बनाने की बात नहीं की गई है। ठीक है, एक अगला जो मुझे इसके अंदर एक खामी लगी इस पूरी पॉलिसी में, वो ये थी कि कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है, कोई एक ऐसा कॉमन स्टैंडर्ड नहीं है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही स्कूल अपने स्टैंडर्ड को एक साथ ला सकें। अगली चीज़ जो इसमें मुझे कमी लगी वो थी कि इसमें प्राइवेट जो स्कूल है ना उनको बाहर कर दिया है एकदम ही, है ना, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं किया गया, उनको इनमें इन्वॉल्व नहीं किया गया। जो आपके पब्लिक स्कूल हैं, है ना, गवर्नमेंट स्कूल वगैरह, उनको तो ऐड किया गया है, उनके लिए तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताई हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल का सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं किया गया। अब देखिए, जो 50% पॉपुलेशन है ना वो प्राइवेट स्कूल में जाती है, आपने इन्हीं स्कूल्स के ऊपर कुछ ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। ठीक है ना, 50% पॉपुलेशन जो है आपकी बाहर हो गई। तो थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि हमें दोनों को साथ में लेकर चलना है, प्राइवेट और पब्लिक, इन दोनों की जब तक पार्टनरशिप अच्छी नहीं होगी, हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है ना, क्योंकि कुछ पॉपुलेशन प्राइवेट में है कुछ पब्लिक में है, तो दोनों पॉपुलेशन को आप साथ में नहीं लेके आ पाओगे। ठीक है ना, तो ये कि छोटी सी कमी मुझे इसमें लगी। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ है फंड। देखो, अभी जो फंडिंग है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया गया है। अभी तक आपकी फंडिंग हुआ करती थी कुछ 2 से 3% के बीच में, उसको इंक्रीज़ कर दिया है 6%। लेकिन बात वो है क्या ये 6% भी सफिशिएंट है ना, क्योंकि फ्यूचर में ना चैलेंजेस और बढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, आपको करंट इकोनॉमी की प्रॉब्लम पता ही है क्या है, तो 6% क्या सफिशिएंट होगा जीडीपी के लिए, ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लाने की बात की है, प्री एजुकेशन के लिए टीचर्स की ट्रेनिंग,
फिर आगे चल के बच्चों को डिजिटल ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करना, इस प्रकार की जो एजुकेशन के लिए पैसा भी चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर इम्प्रूव करनी है तो स्कूल में फंड्स होने चाहिए। तो उन फंड्स को देखते हैं 6% जो है वो सफिशेंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, अगली चीज़ है, अलग से इंस्टीट्यूट की बात कर दी गई है पाली, प्राकृत और पर्शियंस के लिए। ठीक है, लेकिन जो आपके प्रेजेंट इंस्टीट्यूट है ना, जैसे कि आपका एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज जो मैसूर में, उसको स्ट्रेंथन करने की बात नहीं की है। आप अलग से इंस्टीट्यूट तो खोल दोगे, लेकिन जो आपका प्रेजेंट इंस्टीट्यूट है आप उसी को ही अभी अच्छा नहीं कर पाए हो। ठीक है, तो नए इंस्टीट्यूट को खोल कर कैसे अच्छे करोगे? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके जवाब हमें फ्यूचर में ही मिलेंगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अगली चीज़, आपको याद होगा एक इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस लेकर आई थी सरकार। ठीक है, काफ़ी न्यूज़ में रहा था ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस, क्यों? क्योंकि एक जियो यूनिवर्सिटी थी। ठीक है ना, हाँ, ये रिलायंस वाले बाबा जो हैं आपके अंबानी जी, उन्हीं की एक यूनिवर्सिटी थी जियो यूनिवर्सिटी, उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में ऐड कर दिया गया था, और ये यूनिवर्सिटी अभी तक बनी भी नहीं है। ठीक है ना, तो इन इंस्टीट्यूट की बात नहीं की गई है इसमें कोई भी। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ बातें करनी थी आपको। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस आप लेके आ रहे हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और इसके बाद क्या क्या कमियां हैं जिसमें मुझे लगी, तो अगली जो इसमें कमी मुझे दिखाई दी है स्कूल लेवल पर, वो है पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन। ऐसा कोई भी प्रोविज़न मुझे नहीं मिला जहाँ पर पेरेंट्स के पार्टिसिपेशन को इन्वॉल्व करने की बात की गई है। देखिए, गांव में जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका इतना कोई खास मन होता नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। ठीक है ना, वो ना बच्चे को बचपन से ही काम में लगा देते हैं। अगर कोई बच्चा खेत में काम, उनके काम है खेत का, तो जो पेरेंट्स के साथ साथ बच्चे भी खेत में काम करने लग जाते हैं, तो अपनी एजुकेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए था, उनको ये बताना था पढ़ाई के जो फ़ायदे हैं वो पेरेंट्स तक पहुंचाने थे। इस प्रकार का कोई भी प्रोविज़न मुझे नहीं मिला। ठीक है, अगली चीज़ हमने डिस्कस की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, वो भी इसमें नहीं देखने को मिली। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमने डिस्कस की, जो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं या फिर कुछ चैलेंजेस हैं इस पॉलिसी के सामने आगे। इन चैलेंजेस को एक एक करके गवर्नमेंट देखते हैं आगे चल के कैसे इम्प्लीमेंट करती है, किस प्रकार से सॉल्यूशंस लेके आती है जो भी प्रॉब्लम्स आगे चल के आएंगी। तो ये था दोस्त हमारा डिस्कशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से रिलेटेड। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा पूरा। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन।